नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में हम धर्मांतरण को लेकर जिस तरह की सियासी बवाल मचा उस पर आज चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इस पर एक रिपोर्ट आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के एक मामले ने सियासी रूप ले लिया है। विपक्षी सपा और अन्य दल कह रहे हैं कि चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आने लगे। उनका कहना है कि 4.5 साल तक सरकार और उनका इंटेलिजेंस कहां गायब रहा। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कानून के बावजूद भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। इससे साफ है कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन फेल है। जवाब में सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने भी कह दिया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकारें थी उत्तर प्रदेश में, तब जबरन या पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। लेकिन अब किसी मुल्ला की नहीं बल्कि यूपी में योगी जी की सरकार है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ जब कानून पारित कराया गया तब सपा, बसपा और कांग्रेस ने आवाज उठाई थी। ये कानून एक धर्म विशेष के खिलाफ बनाया जा रहा है, ऐसा कहा था तब। सवाल यह है कि इस तरह के मुद्दे सियासी जंग में राजनीतिक दलों को कितनी ऑक्सीजन दे सकेंगे। क्या अब उत्तर प्रदेश में विकास नहीं बल्कि इस तरह के विषय ही चुनावी मुद्दे होंगे? इस पर चर्चा करने मेहमानों से आपसे मिलवाएं, लेकिन इस पे एक पहले बाइट सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कफन चोर हो। जनता की समस्या का तो समाधान पुलिस नहीं कर पा रही है, लेकिन हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात हो गई है। देखिए, आज इस बात को लेकर एटीएस ने आप सबके सामने खुलासा किया है, तो ये हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसलिए मुस्तैद हैं क्योंकि आदरणीय योगी जी लगातार इस विषय पर बहुत गंभीरता से उन्होंने सदन में भी रखा और हम सब ने मिलकर सदन में जब इसके खिलाफ कानून पारित किया, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, तो विपक्ष ने आवाज उठाई थी। कांग्रेस, सपा, बसपा सब ये जोड़कर चल रहे थे कि नहीं साहब, ये तो हमारा वोट बैंक है, कहां आप ये कानून बना रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ है। लेकिन यही चीजें जो हो रही थी, इसकी चूंकि आदत पड़ी हुई थी इन्हीं लोगों की सरकारों में कि जबरन किसी को या पैसा देकर, प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना, कोई गरीब है तो उसको पैसा देकर कराना, ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। तो आपको मेहमानों से रूबरू करा दें। हमारे साथ हैं लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी की नेत्री दर्शना सक्सेना जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं दिनेश सिंह जी। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। और तारिक अहमद लारी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी के पास जाऊँगा। दिनेश जी, जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले सियासी बवाल मचा दिया है धर्मांतरण के विषय ने, आप उसे किस रूप से देखते हैं सर? देखिए अनूप जी, जब भी उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी के अगर एजेंडे की बात करेंगे तो भावनात्मक मुद्दे तो जाहिर तौर पर रहना ही रहना है जी। उसकी बुनियाद ही इसी चीज पर बनी हुई है कि भावनात्मक मुद्दों को सामने रखना ही रखना है जी। तो इसको देखते हुए अगर आप कहें कि ये धर्मांतरण का जो विवाद है, मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात है। चुनाव के और नजदीक आने दीजिए, कुछ ऐसे और विवाद भी सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं भावनात्मक होंगे और धार्मिक होंगे। इन विषयों को तूल दिया जाएगा और उसी परिणति आप इस रूप से देख रहे हैं कि नोएडा में जो एक रैकेट पकड़ा गया, जिसका पुलिस, एटीएस का पुलिस का कहना है कि ये धर्मांतरण से जुड़ा एक बड़ा रैकेट है, जिसमें आप कह सकते हैं आईएसआई का भी और पीएफआई जैसे संगठनों का भी हाथ हो सकता है। इनकी कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये चुनाव की दस्तक है और चुनाव की दस्तक के पहले की ये सियासी बानगी है जो आप देख रहे हैं। दर्शना जी, चुनाव के सुने दर्शना जी, चुनाव के ठीक पहले धर्मांतरण का मुद्दा सामने आ गया है। क्या कहेंगे आप? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो मंत्र आपने दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपको कहाँ से कमजोर दिख रहा है? अगर धर्म परिवर्तन के जैसे कि अभी आप लोग ही बोल रहे हैं कि जो कानून लागू किया गया था उसके खिलाफ विपक्ष कितना बोला था, तो आप सोच सकते हैं कि ये विपक्ष की ही जिम्मेदारी बन रही है वहाँ पे सब क्लियर करने जो कर रहे हैं। और धर्म परिवर्तन कराने की जो जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम जो भाजपा की जो सरकार वहाँ पे बनी हुई है योगी जी की, उसका चल रहा है ना, कर रहे हैं वो।
बात है, लेकिन फिर भी विपक्ष उसको गिराने के चक्कर में ये सब चुनावी टाइम पर ही नजर आता है जी। अभी आप आगे आगे देखिए, क्योंकि आप एक तरफ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी धन को लेके ऐसा करती है वैसा करती है, तो ये इसी की आड़ लेके विपक्ष केवल सरकार को गिराने के चक्कर में लगे रहते हैं और कोई कारण नहीं है। जी जी। समाजवादी पार्टी के तारिक अहमद साहब हमारे साथ। तारिक जी, जिस तरह से एक आपराधिक मामला आया है और पुलिस अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर रही है, उस पर किंतु परंतु या सवाल उठाना कितना जायज है सर? देखिए, मेरा नाम तारिक अहमद लारी है। एटीएस को मुझे बदनाम करने में के लिए या मेरे ऊपर कोई आईएसआई या आईएसआईएस या आतंकवादी का ठप्पा लगाने में कोई टाइम नहीं लगेगा जी। और रही धर्म परिवर्तन की बात, तो पहली बात एक बात ध्यान रखिएगा कि इस्लाम धर्म में, आप तीनों लोग इस्लाम धर्म से नाम से वाकिफ हैं, धर्म परिवर्तन के नाम से वाकिफ हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, जोर जबरदस्ती, पैसे का लालच, नौकरी का लालच देकर इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता। जब तक के आदमी अपने दिल से इस्लाम कबूल ना करे वो मुसलमान नहीं होता है। तो ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ये सिर्फ इल्जाम है, ये वैसे ही इल्जाम समझा जाए जैसे ये लोग कहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा पे इल्जाम था जिसकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था, क्या नाम है, स्कूटर का इस्तेमाल किया गया था आतंकवादी घटना में। पहली बात है, धर्म परिवर्तन कोई आतंकवादी घटना नहीं है जो एटीएस देख रही है। एटीएस ने सनसनी फैलाने के लिए और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए ये एटीएस ने इसमें आईएसआईएस और फॉरेन एड का इस्तेमाल का नाम दिया गया है, जो बिल्कुल सरासर गलत और बेमानी है। और अगर इनकी बातों को मान लिया जाए कि ये लोग धर्म परिवर्तन पिछले कई साल से करा रहे थे, 1000 लोगों से करा रहे थे, तो क्या उन 1000 लोगों में से किसी ने उठ के एफआईआर की? तो इसका मतलब है उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है तो अपनी मर्जी से किया है। और जिस आदमी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उसने भी पैसा लेकर धर्म परिवर्तन नहीं किया था, उसने अपने साथी, अपने रूममेट की सेवा को देखकर धर्म परिवर्तन किया था। उसने किताबें पढ़ने के बाद, इस्लाम को जानने के बाद धर्म परिवर्तन किया था और बगैर पैसा, बगैर नौकरी के लालच के धर्म परिवर्तन किया था। ये तो धार्मिक भावना उनको भड़कानी है क्योंकि इनके हाथ से उत्तर प्रदेश जाते हुए दिख रहा है। ये चुनाव 2022 का चुनाव बिल्कुल बर्बाद कर देगा बीजेपी को, योगी को, मोदी को, अमित शाह को, बीजेपी आरएसएस को बर्बाद कर देगा। तो इसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं और धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चलिए दर्शन जी, आपसे जवाब लूंगा, लेकिन तारिक भाई, जिस तरह से एक मूक बधिर के पिता ने आरोप लगाया है, उसने कहा कि ये हमारे बेटे का जबरन धर्मांतरण किया गया है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? भाई, बाप की बातों को हम नहीं मानेंगे जब तक वो लड़का खुद एफआईआर ना करे अपनी तरफ से जी। बाप के कहने पे क्या वो नाबालिग लड़का था जी? भाई नाबालिग, मैं बालिग हूँ, मैं कल को हिंदू धर्म परिवर्तन कर लूं और मैं कह दूं योगी जी ने मुझे धर्म परिवर्तन कराया है और योगी जी ने ये सब किया है, तो योगी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी जी जी। मैं नाबालिग हूँ तो दर्ज हो जाएगी, लेकिन नाबालिग नहीं हूँ तो दर्ज नहीं हो सकती है जी। ये कोई तरीका नहीं है कि बाप के कहने पे। तो ऐसे तो बाप कहते हैं कि मेरी बेटी भाग गई, जब बाद में निकलता है तो पता चलता है दोनों लवर हैं जी, तब क्या होता है? चलिए दर्शन जी, तारिक जी का ये कहना है कि ये केवल सनसनी फैलाने के लिए चुनाव आते ही ये जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, ये सनसनी फैलाने वाली बात है ही नहीं। आज नहीं, आपसे पहले भी होता आ रहा है। फिर हिंदू धर्म परिवर्तन अगर करने की बात आती है तो हिंदू क्यों नहीं अपने लोगों को धर्म में परिवर्तन करवाते हैं? हम हिंदू तो नहीं करवाता, ये काम इन्हीं लोगों की तरफ से क्यों होता है? अक्सर देखने को मिला है मुस्लिम लोग की अपना धर्म परिवर्तन लोगों में बैठ के कराते, चंद पैसों के लिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति होता है तो उसको लालच दिया जाता है, बस ऐसे करती क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आता। ये चुनाव का आड़ लेके काम नहीं हो रहा है, बल्कि अभी चुनाव आने वाले हैं तो ये उन इनको ज्यादा करने वाले हैं। आपके धर्म परिवर्तन वाली बातें जो है ज्यादा सामने आने वाली। तारिक भाई हंस रहे, तारिक भाई क्या कहना है आपका? भाई हंसी आएगी, बचकानी बातों पे हंसी आती है और क्या कहें। ये बचकानी बातें नहीं होती हैं, ये बचकानी बातें नहीं होती। आप ये बताइए, घर वापसी का आप लोगों ने मुहिम चलाया, कितने लोग घर वापस आ गए जो हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान हुए थे? हाँ, आप उनके ऊपर इल्जाम लगाइए नौकरी का, जैसे ईसाई मिशनरी, वो नौकरी के नाम पर, पैसे के नाम पर धर्म परिवर्तन कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। आप बौद्ध के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि बौद्ध धर्म वो अपनाते हैं जिनको आप लोगों ने दबा कर, जिन लोगों के ऊपर जुल्म करके आप लोगों ने रूल किया है, जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वो बौद्ध धर्म पर, वो बौद्ध होते हैं, वो हिंदू धर्म त्याग के बौद्ध परिवर्तन, बौद्ध धर्म अपनाते हैं।
तो उनके ऊपर ये इल्जाम भी नहीं लगा सकते। इस्लाम धर्म के ऊपर पैसे की ताकत पे या जुल्म की ताकत पे इस्लाम धर्म नहीं अपनाया जाता। लड़के के बाप के कहने पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, लड़के के कहने पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? लड़का क्या कह रहा है? मेन तो यह है कि लड़का क्या कह रहा है, जिसमें आप लोग पीड़ित बता रहे हैं। पीड़ित तो कह रहा है मैंने तो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया, तो कहाँ से इसमें IAS और तमाम वो आ गए? क्या बात कर रहे हैं आप लोग मैडम? लारी साहब करिए, लारी साहब वो भी लारी साहब अदा करिए। हिंदू धर्म होने का, मुस्लिम धर्म के होने का इसको बाद में देखा जाएगा। फिलहाल इंसान बनना चाहिए। तारिक भाई अब इनसे बात सुन, दर्शना जी से जवाब ले लें। दर्शना जी बताएं। तारिक साहब जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सरासर एकदम जो बोलते हैं ना, उनको जोश है, 2022 के इलेक्शन का जोश आ रहा है उनको, और वो अपनी बातों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ईसाई धर्म छोड़ दीजिए, आप बौद्ध धर्म छोड़ दीजिए, आप अपने धर्म की बात कर लीजिए। क्यों ये सब सबूत आप ही के खिलाफ नजर आते हैं कि आप ही लोग क्यों धर्म परिवर्तन कराते हैं? आप इसका मतलब धर्म परिवर्तन होता है? आप किसी भी तारिक भाई सुन लीजिए दर्शना जी क्या बोल रही हैं। मैडम ये तारिक भाई पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। सुनिए, आप ही लोगों का नाम क्यों आ जाता है? आपका ही नाम क्यों आता है कि मुस्लिम अगर किसी हिंदू लड़की से मुस्लिम बच्चा शादी करता है तो उसको तुरंत धर्म परिवर्तन के लिए आपको मोहताज कर देते हैं कि नहीं धर्म परिवर्तन? आपका जवाब आएगा, मैं आपका समय आएगा सर। रहने दीजिए, वो मुस्लिम है तो मुस्लिम में रहने दीजिए। आप लोग चाहते क्या है? भाजपा की वहाँ पे सरकार है, आप लोगों का पूरा विपक्ष का जो है मॉडो यही है कि कैसे ना कैसे योगी सरकार को इस तरह बदनाम किया जाए, जबकि की कमी कहीं ना कहीं आप लोगों में ही होती है। हर तरह से भारत में चारों दिशाओं से यही सुनने को मिलता है कि आप धर्म परिवर्तन करा देते हो, और मतलब जो पुअर लेवल के लोग होते हैं उनको आप धर्म परिवर्तन करने के लिए मोहताज करते हो। आपके यहाँ तो वो मौलाना जी खुलेआम बोलते हैं क्या ये हमारा धर्म? जवाब दे दूं मैं? एक मिनट सभा, आप तारिक भाई 1 मिनट होगी, पूरी बात होने दीजिए। जी दर्शना जी। भाई इनके यहाँ तो खुले आम मौलवी ही बोलते हैं ना, धर्म परिवर्तन करने की बात करते हैं। ये किस मुंह से बोल रहे हैं कि प्यार से आके वो लड़का बोला नहीं साहब मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है? तो क्या बेवकूफ है सब लोग जो बोल रहे हैं? चलिए उस पे मत जाइए। मैडम दिनेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से तारिक भाई ने बात कही, उन्होंने कहा कि जो एक्यूज है, मतलब जो पीड़ित पक्ष है, वो नहीं कह रहा है, उसके पिता के कहने पर मामला पंजीबद्ध जी लड़का नहीं कह रहा, उसके बाप कह रहे हैं। जी तारिक भाई, मैं दिनेश जी से समझना चाहूंगा। दिनेश जी, आपने तारिक भाई की बात सुनी, समझी होगी। जी सबसे बड़ी बात कि इसमें गंभीर मसले पर जो डिबेट हो रही है जी वहाँ पर हंसी मजाक की स्थिति बिल्कुल तारिक भाई को मैंने लगती है, जो गंभीर लोग हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं। जी जब तक आपके पास फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, तब तक आप खुद जांच एजेंसी क्यों बन जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल जायज सी बात है। जांच एजेंसियों को काम करने दीजिए। जांच एजेंसियां हर सरकार में जो सरकार होती है उसके अंदर में होती है, चाहे सपा रही हो तब उसकी जांच एजेंसियां रही होंगी, आज भारतीय जनता पार्टी तो उनकी रही होगी। उनको काम करने दीजिए, दोनों पक्ष की जो बातें हैं वो सही निकल के सामने आने दीजिए, तब उस पर आप डिबेट करिए, उस पर बात करिए। उसके पहले आप अपने आर्गूमेंट देते हैं। अभी आपने शुरू किया है इस पर धर्मांतरण पर, कल को जनसंख्या नीति पर अब मसौदा तैयार होकर के आ रहा है, उस पर भी आप कहेंगे कि इसमें भी ये सारी चीजें हो रही है। तो चीजें जब स्पष्ट हो जाए तब आप किसी पर आरोप लगाया करिए, थोड़ा सा बेहतर होता है। दोनों पक्षों की बात आप सुन लीजिए। ये तय है कि चूंकि चुनाव आ रहा है तो अपना वोट बैंक, अल्पसंख्यकों का जो वोट बैंक है उसके लिए तारिक भाई की आवाज बहुत बुलंद होगी, और जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है उसको लेकर धर्मांतरण की बात तो प्रबल रूप से कही जाएगी। तो कम से कम थोड़ा इंतजार कर लीजिए, रिपोर्ट आ जाने दीजिए। उसके बाद आप पिछले 5 साल के जरा आंकड़े उठाकर देख लीजिए धर्मांतरण के कितने मामले सामने आए हैं। अगर आपको कहीं लगता है किसी कानून में कोई खामी है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। बिल्कुल हर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना, अगर कानून गलत है या कोई एजेंसियां जांच कर रही है। बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। बिल्कुल दिनेश जी, अगर गलत है तो कानून का रास्ता है और भी स्टेप है, उस पर भी अपनी बात को सही। तारिक भाई, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, तब सर वो धर्मांतरण पैसे के दम पर और जोर जबरदस्ती से कराए जा रहे थे, तब आप लोग खामोश रहते थे सर। देखिए सर, ये वही बात कर रहे हैं जैसे इनके आरएसएस की जो विंग है, जो एक कहानी, एक हिस्ट्री का सुनाती है कि औरंगजेब तब तक के खाना नहीं खाता था जब तक के 1 कुंटल जनेब नहीं तौल लेता था। 1 जनेब 5 ग्राम का होता है, तो कितने ब्राह्मणों और ठाकुरों को जो जनेब पहनते थे हिंदू उनको मारते होंगे। तो उस हिसाब से तो इस हिंदुस्तान में तो हिंदुओं की आबादी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये सब एक फर्जी कहानी करते हैं, फर्जी बातें करते हैं। ये कह रहे हैं हमारे टाइम पे ये हुआ, हमारे टाइम पे ये हुआ, बहुजन के टाइम पे ये हुआ। कुछ नहीं हुआ है।
कुछ नहीं हुआ। बहुजन के टाइम पे तो मैं जानता हूँ कि इन्होंने कितने लोगों ने दीक्षा ली है, हिंदू धर्म त्याग के दीक्षा ली है। मैं जानता हूं कि कितने लोगों ने अपने आप को ईसाई बनकर हिंदू धर्म त्याग के ईसाई बने हैं। बाकायदा इलाहाबाद में इसका सेंटर चलता है, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी जो नाम था पहले, उसके प्रोफेसर आरवी लाल के ऊपर भी यही मुकदमे दर्ज हुए थे। हाँ, वो मैं कहूंगा कि वो लोग पैसा देके, नौकरी का लालच देके, अपने वहाँ संस्थानों में नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। हमारी तो कोई ऐसी संस्था भी नहीं कि हम नौकरी दे पाए, हमारे पास ऐसे इतना धन भी नहीं है कि हम दे पाए। इन्होंने सनसनी फैलाने के लिए आईएसआई और आईएसआईएस और फॉरेन फंडिंग की बात कही है। तारिक भाई, आप इस समय समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हैं सर, समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं सर, पक्ष रखें ना। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ भाई। जी जी जी, आपने भी बहुजन का नाम लिया तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी नहीं हुआ उस दौरान भी। जी 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 जी। और दूसरा, ये जो बातें कह रहे हैं, अब ये हम ही लोगों को मुगलों की औलाद कहते हैं, तो मुगलों की औलाद होने के नाते औरंगजेब का भी बचाव करना मेरा हक बन जाता है। बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं कि साहब क्या नाम है, पुरानी बातों पर क्यों बात कर रहे हैं, इस पे क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, हम क्यों बात कर रहे हैं, तो ये क्यों बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इस पर ये समय नहीं है, जांच होने दीजिए। तो भाई ऐसी बात अगर है तो सारे जितने भी चैनल्स हैं उन सब पे तो ताला पड़ जाएगा अगर हम लोग को बहस नहीं करनी है। अगर हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो जनता सच और झूठ कैसे समझेगी। नहीं, आपको बात रखने का बिल्कुल हक है। मैं दर्शना जी आपके पास जाऊंगा। जिस तरह से ये मामला आया दर्शना जी, उसके समय को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, जानबूझकर ऐसे मामले को स्टैंड खड़ा किया गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जानबूझ के ये स्टैंड खड़ा कर दिया गया है। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि जनेवधारी आरएसएस का एजेंडा, बात कहाँ हो रही है धर्म परिवर्तन की, जब इनके ऊपर आते ही इनका एक ही एजेंडा रहता है, आरएसएस जनेवधारियों को पकड़ना, उनके बारे में बोलना। ये जिस तरह बोल रहे हैं, आप हमारे बारे में बता दीजिए कि हमारे कहीं सत्ता खुल रही है, तो अरे आप ही की सबसे ज्यादा खुल रही है। भारत में तो भारतीय जनता पार्टी के अगर आरएसएस के बोलते हो तो वो धर्म परिवर्तन की बातें नहीं करते हैं, अगर आपकी नॉलेज में डाल दो तो। बट आपके यहाँ तो जहाँ पे घर वापसी, लव जिहाद, ये सब आप ही लोगों के तो एजेंडे हैं। जहाँ आपके बच्चे पढ़ाने जाया। तारिक भाई एक एक करके बात करें तो दर्शकों को भी समझ में आए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। तारिक भाई एक एक कर दर्शना जी को बोलने दीजिए। जी दर्शना जी, आप मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं। आप हम लोग धर्म परिवर्तन पे बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं आरएसएस के बारे में। जनेवधारी, जनेव की ये जो डेफिनेशन नहीं पता इनको, ये हमें बताने जा रहे हैं जनेवधारी क्या चीज होती है। और जिस तरह से बोल रहे हैं आरएसएस का एजेंडा, इन्हें आरएसएस का एजेंडा पता ही नहीं है। एजेंडा क्या है, एजेंडा ये लोग चलाते हैं, इसलिए इनको एजेंडे की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है। हम देश को देश के हित के लिए बात करते हैं, इसीलिए ये जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, वो इसीलिए है। हम किसी एक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में सभी जातियों के लिए काम कर रहे हैं। यानी आप खुद अपने सामने चैनल पे बैठ के ये बात कर रहे हो कि धर्म के बारे में आपको क्या है जानकारी, कि आप ले रहे हैं घूम पी के आरएसएस जनेवधारी उनका एजेंडा। ये कौन सा एजेंडा चल रहा है? एजेंडा तो आप लोगों का चल रहा है, एजेंडा तो आप लोग जगह जगह चला रहे हैं, मस्जिदों में चला रहे हैं, हमारे यहाँ मंदिरों में नहीं चलता है ना। कहाँ चल रहा है बताइए आप। कहीं पे अगर खुलेआम कोई पंडित बोलता हो तो आइए सब धर्म परिवर्तन सुन लीजिए, बताइए आप। एक मिनट, कैसी 50 मस्जिदें। हाँ दर्शना जी आप मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये मस्जिद और मंदिर की बात ना करें, मेरा आग्रह है आपसे। ये भाई साहब नहीं, ये बात मैं केवल इसलिए बोलना चाह रही हूँ, जिस तरह ये बोले हैं ना आरएसएस जनेवधारी और एजेंडा चलाते हैं। चलिए तारिक जी बहुत संक्षेप में आप जवाब दीजिए इसका। चलिए जी तारिक भाई। देखिए, मंदिर और मस्जिद की बात इन्होंने छेड़ी है तो मैं बता देता हूँ, मंदिरों में हथियार इकट्ठे हो रहे हैं। अरे सर यार ये आज का ये मुद्दा नहीं है सर, आप डिबेट को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तारिक भाई मेरा तारिक भाई ये गलत बात है। तारिक भाई आपसे ये अलाउ नहीं करूंगा। तारिक भाई ये गलत बात है। तारिक भाई आप मुद्दे पे आइए ना। तारिक भाई मुद्दे पे आइए। तारिक भाई मुद्दे पे आइए ना आप। तारिक भाई मुद्दे पे आइए आप। तारिक भाई मुद्दे पे आइए। दर्शना जी, तारिक भाई दोनों मेहमानों से निवेदन है, अरे मुझे ऐसे डिबेट, इतिहास दोनों बहुत कमजोर है जी, ना इतिहास आता है ना सामान्य ज्ञान इनके पास है। बिल्कुल दिनेश जी आप अपनी बात करें। जी दिनेश जी।
दिनेश जी, ये जो डिबेट पे बैठे हुए कम से कम इनको इतिहास तो आना चाहिए, इतिहास की भी जानकारी नहीं है। कहीं मंदिर की बात करेंगे, कहीं मस्जिद की बात करेंगे, विषय आपका है वो धर्मांतरण है, तो धर्मांतरण आइए उस पर आप तथ्य दीजिए कि पिछले 5 साल में धर्मांतरण के कितने केसेस सरकार में आए हैं, किस सरकार में आए हैं, उस पर बात करिए। और उस पर क्या फाइंडिंग क्या रही है, आप उस पर आपकी जानकारी है? तारिक भाई जवाब दें, फिर दर्शना जी से लूंगा जवाब। तलवार रखा जाए मंदिर और मस्जिदों में, क्या रखा जाता है किसी को पता नहीं है क्या? हाँ, इस तरह की चीजें मत करिए। दिनेश जी धर्मांतरण के मामले में अगर बात करें, दिनेश जी मंदिर मस्जिद तक कहाँ पहुँच गए? मैं तो आप जिस तारीख महीने की बात कर रही, मैं तो उसी का जवाब दे रही हूँ। रियासत की भी मर्यादा होती है कोई। अरे तारिक भाई ये कोई आपके भाषण के मंच नहीं है सर, तारिक भाई भाषण का मंच नहीं है। दर्शन जी, तारिक भाई की आवाज को डाउन करना प्लीज। आप क्या कह रहे हैं कि नहीं है, वो खुद खुलेआम कहता है ये बातें। चलिए तारिक भाई डिबेट को आप गलत जगह ले जा रहे हैं। दर्शना जी आप भी थोड़ा देखिए। अब रही धर्मतांत्रण की बात, तो मैंने धर्मतांत्रण से मुझे तो बता दिया कि मुसलमान कभी भी पैसे का लालच देकर नहीं करता है, क्योंकि जो पैसे का लालच। अरे तारिक भाई कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं आप, वो कभी इस्लाम कहाँ से नहीं होगा। चलिए दर्शना जी आप अपनी अंतिम बात कहें। इस्लाम को एक्सेप्ट करिए। दर्शना जी आप अंतिम बात कहें। तारिक भाई आपको मैं रोकना चाहूंगा प्लीज। तारिक भाई आप रुकिए। जो मुद्दे हैं, जो एजेंडा, उस पे जो सब्जेक्ट है उस पे बात करें। सर कहाँ आप लेके बैठ गए हैं? हम वही तो कह रहे हैं। आप रुकिए तारिक भाई। क्या रखा जाता है मस्जिदों में, क्या होता है? अरे ये सब्जेक्ट ही नहीं सर ये सब्जेक्ट ही नहीं है। आप अपनी बात नहीं रख रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। आप मुद्दे पे नहीं आ रहे सर। आप मुद्दे पे नहीं आ रहे सर, ये गलत बात है सर। दर्शना जी मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से यूपी में धर्मांतरण काफी समय से हो रहा है, ऐसा आपके अधिकारी कह रहे हैं, तो मैम आपके इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? मैम कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए। अब क्यों जागी है वो? नहीं तो कार्रवाई चल रही है ना, उसका डिसीजन लेना ना इतना जल्दी। आप उस चीज को बिल्कुल ऑन द स्पॉट कैसे? और धर्म परिवर्तन की बात ऐसा तो है नहीं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तभी हो रहा, उससे पहले नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा है क्या? पहली बार तो नहीं हो रहा है। लेकिन मैडम 4.5 साल में कितने मामले ऐसे सामने आए, कितने मामले पकड़े गए अब तक? उनसे कानूनी कार्रवाई हो रही है ना। कितने कुछ मामले आपको जानकारी है क्या मैम? कितने मामले आए हैं ऐसे? बहुत मामले आए होंगे। अगर मान लीजिए मेरी जानकारी में नहीं भी है तो कानून तक तो पहुंचे है ना लिखित में। वो FIR तो कहीं ना कहीं दर्ज हुई होगी ना किसी क्षेत्र में। तो उससे ऐसा नहीं है कि कानून हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा होगा। ये जिम्मेदारी कानून तक पहुंची होगी ना। आप जबरदस्त किसी को, अगर मेरे को कोई जबरन अगर धर्म परिवर्तन की बात करेगा। चलिए तारिक भाई अंतिम सवाल आपसे। तारिक भाई आप अंतिम सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा आग्रह कि आपको उसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है कि सामने चुनाव है, समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी, आप समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे, समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाने वाली है? देखिए जो इन लोगों ने तमाशा किया है जी, जो भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई, अस्पतालों में बेड नहीं मिले, सब मेडिकल सप्लाई बंद हुई, और क्या नाम है, जो इन लोगों ने विकास का कार्य नहीं किया, विकास का कार्य में इसके नाम पे इन्होंने सिर्फ फीता काटा है हम लोग के कामों का, और सिर्फ इन्होंने नाम परिवर्तन किया है जी। उन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। आप लखनऊ शहर में देख लीजिए, मेट्रो सिटी का सेकंड फेज चालू होना था, आज तक उस मेट्रो सिटी के सेकंड फेज की नींव भी नहीं पड़ी है जी। और कह रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं। इन्होंने वो क्या नाम है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी, उस पर काम करवाया। आप देखिए अभी 2 दिन पहले ही पूरे न्यूज में चल रहा था कि वहाँ की 1 किलोमीटर की सड़क पूरी धंस गई, पूरा एक्सप्रेसवे की सड़क ही धंस गई। ये काम करवाया गया है। भ्रष्टाचार हुआ है। जूता सप्लाई जो स्टार्टिंग में हुआ था, जूता सप्लाई में 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वो घोटाला मैंने उजागर भी किया था, लेकिन उसको दबा दिया गया। एक चैनल ने चलाया था, उसके बाद उस मैटर को दबा दिया गया। उसमें बिजली कंपनी ने जूता सप्लाई किया है, बिजली कंपनी ने जूता सप्लाई किया, उसकी भी जांच होगी। बहुत कुछ होगी। जो अधिकारी गलत का, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जो अधिकारी बायस होकर काम कर रहे हैं, RSS की पैंट पहनकर काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों पे बहुत सख्त कार्रवाई हमारी सरकार आने के बाद की जाएगी। ये वार्निंग है उन अधिकारियों को अभी से, बहुत सख्त कार्रवाई। चलिए जब सरकार आई तब बात है। मैं अब जल्दी से दर्शना जी से जवाब ले लूं सर आपका। नुमाइंदे बन के काम ना करें, इनको तो चुप कीजिए आप। तारिक भाई अच्छी बात है। तारिक भाई अब ये कयासों, तारिक भाई
तारिक भाई बहुत जोश में है। तारिक जी निश्चित तौर पे जब सरकार आपकी आएगी तब आप कुछ भी करिएगा। मैं आपके जो आपने सवाल उठाए हैं उसका जवाब, सरकार तो हमारी आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपको दर्शना जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। तारिक भाई एक मिनट उनकी जवाब सुनिए। तारिक भाई को चुप तो करिए आप। हाँ शांत है। जी। डिबेट में धर्म परिवर्तन की बात हो रही थी, तो आप देखिए इनकी भड़ास भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतनी जबरदस्त। मैडम जो मैंने उनको सवाल किया उसका आप उन्होंने जो जवाब दिया उस पे जवाब चाहूंगा मैं। हाँ तो आप सुनिए ना, कहाँ से कहाँ बात ले गए, वो मस्जिद से मेट्रो तक की बात ले गए। अरे वो छोड़िए वो बात, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। जी बताएं। उन्होंने जो कहा जिस तरह से विकास कुछ काम नहीं हो रहा है, मेट्रो का सेकंड काम नहीं होता तो आज उत्तर प्रदेश आधा रह जाता। ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत ही घरों में अनाज पहुंचे जो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत ही है। जो देश 4.5 साल पहले क्यों नहीं किया गया। चलिए निश्चित तौर पर विषय से विसंगत हो रहे हैं दोनों हमारे मेहमान, तो मुझे मजबूरी में डिबेट को यहीं विराम देना पड़ेगा। दर्शना जी, तारिक भाई और दिनेश सिंह जी आपका स्वागत है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर यूपी में बवाल मचा है, तो एक निश्चित तौर पर प्रश्न खड़ा हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में एक यही मुद्दा बचा है। जनता क्या इसी मुद्दे के आधार पर अगली सरकार चुनेगी? जनता को क्या विकास की बात नहीं करनी चाहिए? किसान की जो समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं, उसका निराकरण क्या होगा? इस पर भी सरकार को और विपक्ष को अपनी बातें रखना चाहिए। खैर जो भी है, आने वाले समय पर इस पर सरकार के जो कामों पर विपक्ष के जो बयान है, जो आरोप है, उस पर जनता को निर्णय लेना है। आने वाले समय वो क्या कर रहेगी, वो किस तरह से किसको पसंद करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज की इस चर्चा पर इतना ही। कल हम एक नए एजेंडे के साथ आपके साथ, एक नए पैनल के साथ आपके पास रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।